नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी 99 में आपका स्वागत है। मैं संजय मोहन भटनागर, अन अकेडमी एजुकेटर, और इन वीडियोस और क्लासेस के माध्यम से ये प्रयास है इस चैनल का कि CTET में की परीक्षा में जो गणित के सवाल आते हैं मैथमेटिक्स के, उनको बहुत ही सहज और सरल तरीके से किस तरह से करें, और ख़ास तौर पे बिना विशेष सूत्रों पर या फॉर्मूले पर फोकस किए हुए। इस वीडियो में CTET का जो मेन सेकंड पेपर है उसमें से गणित और साइंस के सवाल लिए गए हैं आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले के ऑलरेडी 3 वीडियो आपके लिए बनाए जा चुके हैं जिसमें गणित को हल किया गया है सहज और सरल तरीके से। उसके जो लिंक्स हैं वो नीचे डिटेल्स में हैं। ओके, तो लेट अस बिगिन, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, और इसकी जो परिधि है, ये जो परिधि है विच इज ऑलवेज 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 सर्कुलर, तो सर्कुलर शब्द ही आया हुआ है, तो इसकी जो परिधि है वो 528 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसकी रेडियस r मानूं, यानी अगर मैं इसको r मानूं, तो मुझे 2 पाई r बराबर 528 मुझे दिया हुआ है। ओके, इसका अर्थ हुआ 22/7 गुणा 2, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r बराबर 528। ओके, और इसमें r बराबर 528 गुणा 7/22 गुणा 2। ओके, तो इसको पहले 22 से काटते हैं। तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 8 बचा, 22 अट्ठे 22 चौक 88। ओके, गुणा 7/2, तो 2 से 24 12 बार कटा, 12 सत्ते 84। तो r बराबर 84 सेंटीमीटर, यानी इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो रेडियस आया, बेस का त्रिज्या आई, वो आई 84 सेंटीमीटर। अब व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? यदि इसकी हाइट 2 है, ये जो हाइट है इसकी, ये हाइट इसकी 2 दी हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h, जहां पर h 2 है, h बराबर 2 मीटर। सो इट इज ऑब्वियसली 22/7, आई मीन पाई की वैल्यू, गुणा 84 सेंटीमीटर। इसको जरूर ध्यान रखिए, इसको हमें मीटर में बनाना है क्योंकि सारे आंसर हमको मीटर क्यूब में दिए गए हैं। तो हम 84 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 100 से डिवाइड करके, गुणा h। ओके, नाउ दिस इज 22 गुणा 12 सत्ते 84 गुणा 84 गुणा 2/100 गुणा 100, और ये हो गया 22 गुणा 12 इज 264 ऑब्वियसली, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 4 26, और 84 गुणा 2 168 अपॉन 100 गुणा 100। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, यहाँ पर आपको इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और मैं कर देता हूँ। 264 को 168 से गुणा करना है, तो 8 चौक 32, 8 चंग 48, 3 51, 8 दूनी 16 और 5 21, 6 चौक 24, 6 चंग 36 और 2 38, 6 दूनी 12 और 3 15, और फिर 1 से, तो इट इज 4 6 2, सो 2 5 8 और 4 12 और 1 13, 3 और 5 8 और 6 14 और 4। तो आप इसको 100 गुणा 100 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके सामने आएगा आंसर 4.4352 क्यूबिक मीटर। सो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयां इतनी है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि ये हमारे पास एक ये चतुर्भुज है, समथिंग लाइक दिस। ओके, और इसका जो ये है, इसका विकर्ण मान लिया क्योंकि इसके एक विकर्ण की बात हुई है, और इस पर जो परपेंडिकुलर डाले गए हैं, एक परपेंडिकुलर ये है, इसको हम DE लिख लेते हैं,
और दूसरा परपेंडिकुलर ये है जिसको हम BF लिख लेते हैं। अब ये लंबाइयां हैं, ये लंबाई हमको 7.2 दी गई है और ये लंबाई हमको 8.8 दी गई है और हमको इस पूरे चतुर्भुज का एरिया दिया गया है। तो एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD इज इक्वल टू 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें देखिए जरा, आप इस चीज को समझना जरूरी है कि ये जो चतुर्भुज है इसमें दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल है DAC और दूसरा ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है DAC ये और दूसरा ट्राइंगल है ABC, है ना। ये दो ट्राइंगल है इसमें, अर्थात इन दोनों ट्राइंगल का जो कंबाइंड एरिया होगा वो टोटल एरिया इस चतुर्भुज का एरिया होगा। अब इन दोनों ट्राइंगल में AC इज द बेस, AC इज बेस यानी आधार। अब किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले ट्राइंगल का एरिया यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया है हमारे पास बेस AC, जो विकर्ण की लंबाई है, ये इसको हमने, ये हमारे लिए बेस है, इसको हमने मान लिया सम से P, तो इट इज हाफ गुणा P और इसकी जो हाइट है वो है 7.2 प्लस दूसरा ट्राइंगल हाफ इंटू P यानी इस बार ये वाला ट्राइंगल यानी ये वाला ट्राइंगल इंटू ऑब्वियसली हाइट है 8.8 और ये जो दोनों एरियाज हैं ये बेसिकली एरिया का सम दे देगा हमको इस चतुर्भुज का एरिया, जो कि दिया हुआ है 227.2. So it is 3.6P plus 4.4P equal to 227.2 means चारों 6 10 और 5 3 8 8P equal to 227.2 था ये, so 227.2, so it is 227.2 means P बराबर, जो हमने इसकी लंबाई AC की मानी थी, हमने AC बराबर P माना था, तो P बराबर 227.2 अपॉन 8 मीन्स 8 दूनी 16, 6 67, 8 8 64 और 8 चौक 32, so 28.4 सेंटीमीटर इज द आंसर। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि एक तो ये जो चतुर्भुज का जो टोटल एरिया है इसमें दो त्रिभुज है, उन दोनों के एरिया के सम के बराबर होगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, दो जो त्रिभुज बने हैं इनके एरिया के सम के बराबर होगा, और दो एरिया का जो ट्राइंगल का जो एरिया है, ये जो दो ट्राइंगल बने हैं इनका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सरल सवाल है, 5 3x प्लस 4 माइनस 8 6 7 प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 9x माइनस 8 मीन्स 5 दिया 15x प्लस 20 माइनस 8 छंग 48x माइनस 8 सत्ते 56 इक्वल टू 9x माइनस 8। तो 15 माइनस 48 33 माइनस में, ओके, एंड दिस इज 6, 5 में से 2 गया 3 इक्वल टू 9x माइनस 8 मीन्स 33 हमने उधर भेज दिया, 33 और 9 42x इक्वल टू माइनस 36 प्लस 8। ओके, नेक्स्ट, सो it is 42x equal to minus 28 and x equal to minus 28 अपॉन 42, तो 14 दूनी 28, 14 दिया 42।
नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इज 4/9 माइनस 2x, तो माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, 4/3 प्लस 1। ऑब्वियसली एलसीएम इसका 9 है तो इट इज 4, चूंकि 3 3 9, 3 चौक 12 और इधर 9, तो 12 और 4 16 और 9 25/9। सो 25/9 इसका आंसर है। ओके, सरल क्वेश्चन था ये वाला। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -2, तो इसका मान क्या होगा? एक तरीका तो ये है कि आप इसमें इसको सीधे सीधे प्लेस कर लें, मतलब a की जगह 1 रखा आपने, b की जगह -3, c की जगह -2, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा तरीका ये है कि इसको आप एक्सपेंड कर लें, तो जो इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन कुछ ज्यादा आ नहीं रहा है। इसमें अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे ए सी प्लस में और -CA माइनस में, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन इसमें कुछ और एक दूसरे को कुछ कैंसिल नहीं कर रहा है। तो इससे बेहतर ये है कि हम इसको एक्सपेंड करने की जगह, क्योंकि एक्सपेंशन में समय लगेगा और फिर भी आपको अल्टीमेटली इसमें वैल्यू प्लेस करनी ही करनी है, तो मैं इसको सीधे सॉल्व करता हूं। ओके, तो a इज 1, तो 1 प्लस b स्क्वायर इज 9 प्लस c मीन्स -2 प्लस b स्क्वायर मीन्स 9, a स्क्वायर मतलब 1, b स्क्वायर 9, c स्क्वायर 4, माइनस c, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो +2, a इज 1 और b स्क्वायर इज 9। सो दिस इज 9 और 1 10, 10 में से 2 गया 8 प्लस 9, 9 और 1 10 और 4 14। ओके, और दिस इज 2, 9 और 1 10, तो ये हुआ 8 और 14 नंबर 126 और 10 दूनी 20, अर्थात 6 और 8 14, 5 154, 154 इज द आंसर। तो इसको एक्सपेंड करने से कोई ऐसा फायदा आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि +CA और -CA एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और कोई भी क्वांटिटी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको इस तरह से कर लेना चाहिए। ये 2 लाइन में क्वेश्चन हो गया और बहुत सहजता और सरलता से हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक्सपेंड कर देते हैं इसको। इसकी वैल्यू जो है ऑब्वियसली x³ - y³, इस फॉर्मूले, ये थोड़ा आपको याद होना चाहिए। ये x³ - y³ का फॉर्मूला है, ये x³ + y³ का फॉर्मूला है, और इसके आगे ऑब्वियसली मैं गुणा कर देता हूं इसकी। ये है x की, जब हम गुणा करेंगे, अभी फिलहाल यहाँ चलिए ऐसे इसको ऐसे रख देते हैं, लेकिन आपको इसको गुणा करना पड़ेगा। तो पहले क्या काट ले, -y³ से +y³ कट गया, तो इट इज 2x³। अब यहां गुणा करते हैं, तो इट इज x³ - xy² प्लस yx² - y³। So it is 2x³ - x³ is obviously only x³, माइनस माइनस प्लस, यहां माइनस आएगा और यहां पर प्लस आएगा, तो हमारे सामने जो बचा वो x³ + y³ प्लस, अब इसमें से ऑब्वियसली मैं xy कॉमन निकाल लूंगा, तो ये y² है, उसका y बचेगा और यहाँ x बचेगा। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो ये भी एक आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ मीन? अच्छा, मीन इन ये जो डेटा आपको दिया हुआ है, इसके मीडियन, मोड और रेंज का मीन निकालना है। क्वेश्चन समझ लीजिए, ये आपको जो डेटा दिया हुआ है या ये डेटा दिया हुआ है, इसका आपको माध्यक यानी मीडियन निकालना है, मोड निकालना है और रेंज निकालना है, फिर उन तीनों का आपको माध्य निकालना है। तो सब देखिए, जब भी आपको इसमें माध्यक निकालना होगा या माध्य का जिसको बोलते हैं, मीडियन जिसको बोलते हैं, तो आपको इसे हर हालत में, जितना भी आपको डेटा दिया हुआ है, इसे आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना होगा।
तो मैंने इसको इस तरह से प्लेस किया हुआ है, ये है ऑब्वियसली असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें जो कुल नंबर है, कुल अंक हैं, वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ऑब्वियसली 17 प्लस 1 18/2 नाइन्थ अंक जो होगा इसमें वो तो मीडियन हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो ये तो मीडियन हुआ। मोड वो होगा जो बार बार, जो सबसे ज्यादा बार अपीयर हुआ है इन अंकों में। तो ऑब्वियसली 25 एक ऐसा अंक है जो 3 बार इसमें अपीयर हुआ है, तो ऑब्वियसली मोड 25 है। रेंज सिंपल है, 0 से लेके 50 है, तो ऑब्वियसली रेंज इसकी 50 है, इसका परिसर 50 है। अब हमें इनका जो मीन निकालना है, तो 4 और 5 9 टोटल कर देते हैं। 4 और 5 9, 2 और 2 4 और 5 9, तो इसका मीन हुआ 99/3, क्योंकि ये 3 संख्याएं हैं अर्थात 33। तो ये एक आसान सवाल था स्टैटिस्टिक्स का। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली बोर्ड मास का बहुत सिंपल साधारण क्वेश्चन है, ये सरल क्वेश्चन है बहुत। बोर्ड मास ऑब्वियसली यहाँ तो बहुत सिंपल है, -12 गुणा -3 इक्वल टू +36 प्लस, और इसको हम पहले करेंगे क्योंकि बोर्ड मास में ऑब्वियसली डिवीजन पहले आता है। तो 20 डिवाइडेड बाई -4 विल गिव यू -5, और माइनस ये वाला माइनस, और -24 डिवाइडेड बाई 8 विल गिव यू -3। तो -3 और ये माइनस +3 हो जाएगा, और माइनस ये वाला माइनस 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, -2 से, तो -8 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर -28 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा प्लस x। ओके, नाउ दिस इज 36, -5 + 3 -2 हो जाएगा, +8 बराबर -4 प्लस x। तो x बराबर ऑब्वियसली 36 में से 2 गया 34 और 8 42, और इधर से -4 + 4 बन के आया, तो 46। तो दिस इज द आंसर। ये सरल क्वेश्चन था। ओके, यदि 8 अंकों वाली संख्या, ये 8 अंकों वाली एक संख्या है, इसको अगर 88 से डिविजिबल है, ये अगर विभाज्य है, तो 3x + y का मान क्या है? ये भी एक बहुत सरल संख्या है, आपको सिर्फ रूल्स पता होने चाहिए कि अगर ये 88 से डिवाइड हो रही है तो ऑब्वियसली चूंकि 88 बराबर 11 गुणा 8, तो हर हालत में ये 11 और 8 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। तो हम पहले 8 से इसको चेक करेंगे, 8 से इसको डिवाइड कराएंगे। तो देखिए, बड़ा सिंपल एक शॉर्टकट समझ लीजिए, मैं पहले इसको लिखता हूँ 867y। यदि कोई संख्या 8 से डिवाइड हो रही है, अर्थात 8 बराबर 2 की घात 3 से अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है, तो इस 3 को ध्यान रखें। तो शुरू के 3 टर्म्स, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये मैंने कल भी किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था। ये जो शुरू के जो 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों से बनने वाली संख्या है, ये भी 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो 6 7 y को अगर 8 से डिवाइड होना है, तो ऑब्वियसली 8 × 64, 8 3 बचा, यानी कि 3y। तो y की जगह आपको हर हालत में 2 चाहिए, तो 32 यानी कि ये हो जाएगा, अर्थात y बराबर 2। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 8 × 64, 8 से गया, यहाँ 3 बचा, 3y, तो y की जगह आपको 2 लगेगा, क्योंकि 32 आ जाएगा, तो 8 × 32, तो y बराबर 2। ओके, अब हमारे सामने ये जो संख्या थी, ये कुछ इस तरह से हो गई, 8672। अब जब कोई संख्या 11 से डिवाइड होती है, तो 11 से डिवाइड होने का मतलब ये होता है कि दिस प्लस दिस, यानी कि ऑल्टरनेट पोजीशन पर जो अंक हैं उनका योग माइनस दूसरे अल्टरनेट पोजीशन पर जो अंक है उनका योग 0 या 11 से डिविजिबल आना चाहिए। अर्थात 3 + x + 8 + 7 माइनस 0, इन पोजीशन पर जो अंक है ऑल्टरनेट पोजीशन पर, अगर हम नंबर 1 से पहली अंक से शुरू करें, इनका योग, और ये जो दूसरे अंक से अगर हम ऑल्टरनेटिव अंकों के योग को ले लें, तो इनका डिफरेंस 0 या 11 से डिविजिबल आना चाहिए। तो 0 + 0, यानी ये 0 + 6 + 2, नाउ इट इज 8 और 3 11 7 18 + x -8, अर्थात x + 10, अर्थात x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तब ये 11 हो जाएगा, और 11 से ये डिविजिबल होगा।
तो हमारे पास x बराबर 1 और y बराबर 2 आ गया, तो 3x प्लस वाई का मतलब हुआ 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। ये एक सरल सवाल है, बशर्ते आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी मालूम हो, जो कि इस क्वेश्चन में लगे हैं। ओके ओके ये क्वेश्चन भी बहुत सरल है और ये भी बोर्ड मास पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले ये जो फ्रैक्शंस आपके सामने, इनको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। 6 18 और 2 20/3। ये बेसिकली ये डिवीजन है। ये तो डिवीजन 2 दूनी 4 और एक 5/2 गुणा 4 तिया 12 और 3 15/4 माइनस 2 पंजे 10 और एक 11/2 गुणा 4 चौक 16 और एक 17/4 प्लस 3 एकम 3 और 2 5/3 7/8। ये प्लस है 3/4 गुणा 2/4। तो यहां मैं सीधे लिख देता हूं, 3 से इस 3 से 3 कट गया, 2/4 1/2 हो गया। ओके, अब इसको मैं 20/3 और इसको मैं भाग को मैं गुणा में लिखूंगा और इसको फ्रैक्शन को इस तरह से कर दूंगा, दो इसको उल्टा कर देंगे, प्लस गुणा 15/4 ये 1 हो गया, माइनस ऑब्वियसली यहाँ पर 11 गुणा 17 187 अपॉन 4 दूनी 8 ये दूसरा हो गया, प्लस 5/3 गुणा 1/2 को मैं 4/8 लिखूंगा, तो 4 और 7 11/8 हो गया ये। ओके, अब यहां देखें तो 5 तिया 15 से 15 कटा और 20 दूनी 40, 20 दूनी 40/4 10 हो गया, माइनस 187 अपॉन 8 प्लस 11 पंजे 55/24। ऑब्वियसली एलसीएम 24 आया, तो यहाँ 240 हुआ और यहाँ 8 तिया 24 3 से गुणा होगा ये, तो 3 से गुणा करने पर हमारे सामने 3 7 21 3 8 24 26। ओके, 561 3 7 21 3 8 24 हो तो 26 3। ओके, और यहाँ पर 55। सो दिस इज 6। ओके, पहले जोड़ लेते हैं। 240 और 55 295 माइनस 561 अपॉन 24। ये हुआ 11 में से 5 गया 6, 5 15 में से 9 गया 6, 4 में से 266/24, लेकिन माइनस में ये हुआ, माइनस में 133/12। ये हुआ माइनस में 12 गुणा 12 ढाई 120 और 12 गुणा 11, तो 11 सही 1/12 माइनस में, तो इसका आंसर हुआ ये। ओके, तो ये एक निश्चित रूप से ये एक सरल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, ये केमिस्ट्री का सवाल है और ये बहुत सरल सवाल है। केमिस्ट्री प्लस बायो समझ लीजिए दोनों का, क्योंकि इसमें बात ये हो रही है कि जब अमाशय में जो एसिड होता है, हमेशा ध्यान रखिए वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो अमाशय में होता है। तो ऑब्वियसली ये आंसर और ये आंसर, एक्स वो रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है और भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। तो ये भोजन के लिए पाचन के लिए आवश्यक हमेशा HCl है, अर्थात ये आंसर नहीं हो सकता और ये आंसर नहीं हो सकता। अब बचा पहला और तीसरा सॉरी। और वाई क्या है? वाई वो रसायन है जिसका उपयोग ऐसी उपस्थिति में उपचार के लिए, जब एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तब उसका उपचार कैसे करते हैं। ऑब्वियसली सोडियम कार्बोनेट नहीं हो सकता। अगर हम इस आंसर की बात करें, अगर हमारे सामने दो विकल्प रह गए, अगर हम इस विकल्प की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट नहीं हो सकता क्योंकि वॉशिंग सोडा होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिकली इसका आंसर है 3। ओके, तो ये भी सरल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखें, ये एक सरल क्वेश्चन है। इनफैक्ट सभी धमनियां या सभी आर्टरीज की बात करें, सारी आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई है, तो हमेशा ही सारे ऑक्सीजन रिच ब्लड को आर्टरीज कैरी नहीं करती हैं। इसको ध्यान रखिए कि ऑक्सीजन युक्त दिल से, हार्ट से शरीर के अन्य भागों में धमनियों द्वारा पहुंचाया जाता है, लेकिन हार्ट से जब ये फेफड़ों तक जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए, यानी कि हार्ट से फेफड़े तक वेंट्रिकल्स, हार्ट से फेफड़े तक
दाएं वेंट्रिकल से हार्ट के फेफड़ों तक जो ब्लड जाता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, वो डीऑक्सीजनेटेड रक्त होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, वो वहां ऑक्सीजन लेने जाता है, कहाँ, फेफड़ों में। तो इसलिए ये जो पहला ऑप्शन है ये गलत है। ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर है 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो डाइजेशन ऑब्वियसली ये केमिकल परिवर्तन है, पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है निश्चित रूप से, इसमें भोजन अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, इसमें ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। सांस से हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो अंदर शरीर में जाके तमाम जितने भी सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन देकर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हुए बाहर आती है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है और इससे एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं शरीर में। तो ये भी एटीपी मॉलिक्यूल्स मतलब ऊर्जा के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये बिल्कुल एक फिजिकल या भौतिक परिवर्तन है, क्रिस्टलीकरण को कभी भी तोड़ के उसकी पुनः उस पदार्थ में पाया जा सकता है जिससे इसका क्रिस्टलाइजेशन किया गया है, तो इसका आंसर है 4। ये स्टेटमेंट गलत है। ये एक सरल सवाल है। मछली में जो गिल होते हैं, गिल्स, ये पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, घुली हुई ऑक्सीजन, H2O में इस ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही है। पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसको गिल्स द्वारा, गलफड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है और इस प्रकार से मछली को ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यदि संयोजक तार नहीं है, यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करने के लिए यदि कनेक्टिव वायर नहीं है, तो हम इनमें से क्या यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली इसको नहीं कर सकते, ये एक इंसुलेटर है। इसको नहीं कर सकते, ये भी इंसुलेटर है। और इसको भी नहीं कर सकते, ये एक इंसुलेटर है। ब्लेड चूंकि धातु से बना हुआ है तो ब्लेड हमारे लिए एक कनेक्टिंग वायर का काम करेगा, क्योंकि ये इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है। और ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हमने इसमें 25 क्वेश्चंस किए हैं इन 2 क्लासेस को मिलाकर, और इसका तीसरा पार्ट बहुत जल्द हम लोग अभी जल्दी शुरू कर रहे हैं, जिसमें और क्वेश्चंस पिछले साल के या पिछले वर्षों के पेपर्स के CTET के मैथमेटिक्स और साइंस के लिए जाएंगे। और इन क्लासेस के माध्यम से आपको समझाने का जो विशेष पर्पस है वो ये है कि मैथमेटिक्स से आप बिल्कुल फियरलेस होकर मैथमेटिक्स करें। फॉर्मूले से जब तक बहुत जरूरी ना हो, फॉर्मूले से बचें। फॉर्मूले आपको अक्सर कमजोर बनाते हैं क्योंकि आपको उन्हें रटना पड़ता है। आप कोशिश करें कि आप गणित के सवालों को लॉजिक से हल करें। अगर आप गणित के सवालों को लॉजिक से हल करेंगे तो ना सिर्फ आप जल्दी सही करेंगे, 2 फायदे हैं। आप एक तो उनको निर्धारित समयावधि में सॉल्व कर लेंगे, समयावधि में एक चीज, और दूसरा फायदा यह है कि आप उनको बहुत हद तक, यदि आपको जरा सा भी डाउट है तो आप करेक्ट करेंगे। वैसे तो करेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, जहां लॉजिक लग सकता है, जहां देखिए कुछ गणित के सवाल ऐसे होते हैं जब फॉर्मूले आपको लगाने हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल जो सिंपल एक एप्टीट्यूड वाले सवाल होते हैं वो अनेक बार लॉजिक से भी हो जाते हैं। तो आपको लॉजिक का इस्तेमाल करना आना चाहिए। मेरी क्लासेस में आपको समझाने का यही प्रयास है कि आप लॉजिक से गणित के सवालों को करना सीखें। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।